Assalamualaikum everyone and welcome to Mahana's Weekly Wrap. Today I have Mubashir Zubairi with us, the Chief Investment Officer at Mahana. और आज हम डिस्कस करेंगे what has been happening in the markets and how these movements are affecting your investments here at Mahana. So Mubashir, to start off, कैसी तबीयत आपकी? I'm good. Thank you, Zen, for having me and hosting this discussion. Yeah, I remember having a discussion with you earlier this year और आपने कहा था कि at the end of this year I see the market at 140 145 के तो ये तो अभी जुलाई आया है हाफ ईयर हुआ है and we are at 140 तो अब ये कैसे हुआ? डेफिनेटली जैन, अगर अभी हम इंडेक्स को देखें तो 139,000 पे आ गया है एंड द रीसेंट रैली इन द बैंकिंग सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडेक्स रन अप। और हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अंटिल दिसंबर एंड वी वर थिंकिंग 145,000 तक का इंडेक्स हो सकता है। हाउएवर जो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं हमारे KSE 100 इंडेक्स में हैव बीन कमर्शियल बैंक्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। अब फर्टिलाइजर सेक्टर में भी प्राइमरीली जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो FFC की तरफ से रही है, और बैंक्स में जो है मेजर बैंक्स थे जैसे UBL था, हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बैंक बाय वैल्यूएशन, और उसको रेप्लिकेट किया है बाकी बैंक्स ने भी, as the profitability has remained high for these banks. सर तो ये जो कमर्शियल बैंक्स की रैली थी वर यू एक्सपेक्टिंग दिस या ये अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स अचानक से आ गए? अनएक्सपेक्टेड नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग मॉनेटरी ईजिंग के साथ साथ हमें लग रहा था कि निम्स एक्सपैंड नहीं होंगे, बट ROEs थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ सकते हैं विच वर क्वाइट हाई इन प्रीवियस ईयर्स। समहाउ द बैंक्स हैव प्रोटेक्टेड देयर ROEs, और ROEs अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे हैं विच हैज़ सपोर्टेड दिस रैली। तो फंडामेंटली एक होता है कि अगर ईजिंग मॉनेटरी साइकिल में आपके ROEs नॉर्मलाइज या करेक्ट होते हैं, वो इतना अभी तक इफेक्ट नहीं आया है। डिस्पाइट दैट पे आउट्स आर स्टिल हाई। तो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रहा है, एंड अगेन वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉनेटरी ईजिंग में भी, तो अभी तक अगर मेंटेन किया है तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पे आउट्स वुड रिमेन डिसेंट, और अर्निंग्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो है ना मेंटेन करेंगे बैंक्स। सर सो फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आप क्या एक्सपेक्ट करें कि बैंकिंग विल स्टिल लीड द रैली या बाकी सेक्टर वुड आल्सो जॉइन? आई फील रीसेंट रनअप में अगर हमने देखे तो बैंक्स और फर्टिलाइजर ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है। अगर 7 मंथ्स का डेटा देखें जनवरी से, देन वी हैव सीन के आपका जो बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रही है। सो आई फील पर प्राइस परफॉर्मेंस बाकी सेक्टर्स में आ सकती है एंड इट इज़ ड्यू। अगेन सर्कुलर डेट के ऊपर जो है कोई हमने रिसेंटली कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। कंसिडरिंग दैट मेरा ख्याल है बाकी सेक्टर्स ने भी इस रैली को ज्वाइन करना है। सेकेंडली बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी वैल्यूएशंस अब जो है हमें लगता है कि डिविडेंड यील्ड के एंगल से और वैल्यूएशन वाइज दे आर फेयरली प्राइस्ड। हाउएवर इकोनॉमिक रिकवरी की एक मैक्रो थीम होती है, अगर व्हेन फॉरेनर्स रिटर्न दे प्रेफर पिकिंग बैंक्स या बैंकिंग स्टॉक्स एज अ आप कहते हैं बेंचमार्क टू द इकोनॉमिक आउटलुक, तो वो अपॉर्चुनिटी फिर भी रहती है। हाउएवर वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर से शिफ्ट होके अदर सेक्टर्स में मोमेंटम बन सकता है। सर अच्छा आई वाज आल्सो एनालाइजिंग द फीबीईपी डेटा और मैंने नोटिस किया कि द फॉरेन इन्वेस्टर हैज बीन नेट सेलर्स मतलब रोजाना ही मैं देखता हूँ कि दे आर सेलिंग देयर इक्विटीज इन पाकिस्तान तो ऐसा योगई फंड्स को क्या नजर आ रहा है इन द मार्केट जो फॉरेनर्स को नहीं नजर आ रहा? देखें, लिक्विडिटी फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस इंटायर सिचुएशन में। जो स्मार्ट मनी होता है वो यूजुअली पहले मूव हो जाता है इन एंटिसिपेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, मैक्रो इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटायर शिफ्ट टूवर्ड्स इक्विटी और ग्रोथ की अगर जब हम बात करें। हाउएवर ड्यूरिंग द प्रोसेस अब जो इक्विटी फंड्स हैं उनकी आई थिंक लेस देन 15% एलोकेशन है टूवर्ड्स, आई वुड से टोटल AUMs अगर इंडस्ट्री के देखे जाए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, तो लेस देन 15% एलोकेशन है इन इक्विटी फंड्स। और अगर 15% एलोकेशन है तो इसका ये मतलब है कि 85% इज लाइंग इन मनी मार्केट एंड इनकम फंड, जिसकी कन्वर्जन हो रही है
बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो आपके कन्वेंशनल या आपके लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न कम हो गए हैं, एंड Right. सेकंड रीजन इज कि इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से थोड़ा सा एक equity has become a preferred asset class also because of the continued outperformance। जैसे पिछले साल 2 सालों में हमने देखा है ऑलमोस्ट, अगर CYTD बात करूं सिंस जनवरी 2024, 120% का रिटर्न हमने देखा है KC 100 में। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम मनी मार्केट या फिक्स्ड इनकम रिटर्न देखें, डिस्पाइट द कैपिटल गेन, इतना रिटर्न नहीं है। हाउएवर ये पीक पे अगर हमें रिकॉल करें तो एलोकेशन यूज टू बी, जो मैक्सिमम एलोकेशन है 40-50% से ज़्यादा नहीं होती AUMs की इन इक्विटी इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज नहीं हो सकता, बट इवन 5-10% कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग फ्रॉम द लोकल फंड्स। सही। तो ये जो नया पैसा आ रहा है इन द मार्केट, आउट ऑफ 100% कितना पैसा सेक्टर एसेट एजुकेशन से आ रहा है, मतलब फिक्स्ड इनकम टू इक्विटीज, और जो कितने नए फंड्स हैं, ये न्यू इन्वेस्टमेंट फ्लो आ रहे हैं इन द मार्केट? एक बॉल पार्क अगर आप फिगर दे सकें, इतना डेटा तो किसी के पास नहीं होता, बट एक बॉल पार्क अगर आप फिगर दे सकें। इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, बट एज ऑफ नाउ जो जितना हमने थोड़ा मार्केट में की पल्स और जो डेटा को स्टडी किया है, मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन जो फंड्स की तरफ से, दैट इज रोटेशन ऑफ कैपिटल, एसेट एलोकेशन है। इट कुड बी मनी मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम से कुछ फंड्स आ रहे हैं, या कुछ फंड्स हैं जो आर कमिंग एज फ्रेश इनफ्लोज इनटू इक्विटी फंड्स, बट वो पैसा इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ था। सही है। तो और उसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की पार्टिसिपेशन देखें या बाकी सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन देखें, विच आल्सो इंक्लूड्स आपके रिटायरमेंट फंड्स जो होते हैं, उनका भी मेजरली जो है एसेट एलोकेशन का शिफ्ट है, दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस बाइंग और इनफ्लो इन द इक्विटी मार्केट। सही। तो ये जो एसेट रोटेशन है, तो आप क्या लगते हैं, हैज इट रीच्ड इट्स पीक, या अभी थोड़ा सा और एसेट्स आएंगे टुवर्ड इक्विटीज? I think it has not reached peak, but definitely it depends on the outlook and what the expectation is for the coming days or months ahead, I would say। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको नंबर बताया, अगर हम जून एंड पे 15% इक्विटी एलोकेशन आउट ऑफ टोटल AUMs, इट डेफिनेटली कैन बी 25%, प्रोवाइडेड कि आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और मैक्रो आउटलुक है, इट रिमेन्स इंटैक्ट एंड फेवर्स द टिल्ट टुवर्ड्स इक्विटी। सही। तो करेंटली इट्स अराउंड 15%, और आप समझ रहे हैं कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव रहा तो 25% तक इंक्रीज हो सकता है, करेक्ट? मतलब बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा अगर हम कहेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि अ लॉट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर स्टिल कंसर्न कि उन्होंने ये पूरी रैली मिस कर दी है, एंड मे बी दे डू नॉट बिलीव इन दिस रैली बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल उस तरह जो है उन्होंने नहीं देखा, इंडस्ट्री में डिमांड हमने नहीं देखी है। तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव chosen to stay on the sidelines and not participated or not move towards equity despite all the macro। तो हम ये 25% का नंबर इज मोर ऑफ एन अजम्पशन और अ गेस्टिमेट कि इतना होना चाहिए, या पहले इतना नंबर हमने देखा है जब 2017 की मार्केट पीक पे गई थी, या उस वक्त जब बुल रन देखा था, उस वक्त इससे ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन होती थी। उस वक्त मार्केट साइज बहुत कम था। अब AUM साइज बहुत बढ़ गया है, तो प्रॉब्ली इट विल नॉट गो टू द सेम लेवल, बट डेफिनेटली इट कैन ग्रो। मतलब अगर हम 4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, 4 ट्रिलियन का 1% भी जो है आपको 40 बिलियन बनता है। ओ, अच्छा मुबशिर, काफी इन्वेस्टर की हमारे पास क्यूरीज आई हैं, और आई हैव आल्सो नोटिस दिस माई सेल्फ कि जो शरिया कंपेनियन इंडेक्स है KMI 30, दैट्स अंडर परफॉर्मिंग द मेन KSE 100 इंडेक्स, तो इसकी क्या चंद वजूहत हैं, अगर आप बता सकें? जी बिल्कुल। अगर हम KSE 100 और KMI 30 की परफॉर्मेंस देखें 1.5 साल के ऊपर, लेट से 18-19 मंथ, जो जनवरी 2024 से अभी तक का है, तो उसमें KSE 100 हैज रिटर्न 115%, वेयर एज KMI 30 का जो रिटर्न है वो 79-80% रहा है। और ये जो डिफरेंस है या जो स्प्रेड है बिटवीन बोथ दी इंडिसेस, ये हमारे पिछले कुछ 6-8 महीने में बढ़ गया है। तो उसका मेन रीज़न मेरा ख्याल है वो ये है कि आपके KSE 100 में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो KMI और कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर आए। जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स अगर हम देखें KSE 100 के,
तो वो कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर फर्टिलाइजर्स हैं, और फिर सीमेंट सेक्टर है जनवरी 2025 से। हाउएवर इसको अगर आप KMI 30 की परफॉर्मेंस में देखें तो सीमेंट इज द ओनली सेक्टर दैट हैज कंट्रीब्यूटेड 63% ऑफ द इंडेक्स पॉइंट्स इन KMI 30। मतलब कि कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर की कंट्रीब्यूशन इन KMI 30 हैज बीन वेरी लो कंपेयर्ड टू KSE 100। अब उसके एक तो कमर्शियल बैंक की मेजोरिटी जो बैंक्स हैं वो कन्वेंशनल नॉन इस्लामिक हैं, ओनली मीज़ान एंड फैसल बैंक आर पार्ट ऑफ द KMI 30। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो के फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो FFC इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर, एंड अगेन दैट इज़ नॉट शरिया कंप्लाइंट एज ऑफ नाउ। तो वो जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन भी कंट्रीब्यूट नहीं करी। तो मेनली इट इज़ द सीमेंट सेक्टर दैट हैज़ परफॉर्म्ड और ड्रिवन द KMI 30। और सीमेंट सेक्टर में भी हमें लगता है कि अभी प्रॉपर री रेटिंग नहीं हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, सो वी एक्सपेक्ट अर्निंग पोटेंशियल टू कंटिन्यू। सर, तो जितना मैं समझा हूँ कि KSE 100 हैज पम्प सो हार्ड बिकॉज क्योंकि उसमें बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो सारे नॉन शरिया कंप्लाइंट हैं, और एफ बिकॉज ऑफ FFC ईफर्ट तो आई गेस शरिया कंप्लाइंट है, बट FFC ने जितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं ऑब्वियसली KMI 30 से बेनिफिट नहीं ले सका है। अच्छा, अभी तक तो हमने इतना डिस्कस करिए कि क्या हो चुका है, बट व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट, तो कुछ की ट्रिगर्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि जिन पे इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए for the next 6 months. ओवरऑल मैक्रो के पर्सपेक्टिव से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए कुछ इवेंट्स हैं, कुछ की फैक्टर्स हमें देखने होंगे। स्टेट बैंक ने इस वीक अपना कैलेंडर रिलीज करा है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट वीक है, एंड अंटिल दिसंबर वी हैव 3 मोर पॉलिसीज। तो हमें ये लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इवन दो काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है, but further cuts will support profitability and also investor sentiment. Our expectation is that there is a potential of 100 to 150 basis points cut, provided हमारी करेंसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और एक्सटर्नल अकाउंट की साइड पे चीज़ें कंट्रोल में रहती है। Mubashir, sorry to सेकेंड फैक्ट I'm sorry. अच्छा मुबशिर, आपने जो 100 बेसिस पॉइंट की कट की बात की है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स की, या जो जुलाई 30 को नेक्स्ट रिव्यू हो रहा है ऑफ स्टेट बैंक, उसकी बात किया है? जुलाई 30 को आई डोंट थिंक 100 बेसिस पॉइंट्स होगा, इट माइट बी 50 बेसिस पॉइंट्स। अगेन उसके दो फैक्टर्स हैं कि रिसेंटली हमने देखा है कि फ्यूल प्राइसेस की एडजस्टमेंट हुई है, जिसके अपवर्ड प्राइस इंक्रीजेस आए हैं। उसको हमें देखना होगा, या सेंट्रल बैंक माइट अप्रोच अ कॉशियस स्टांस टुवर्ड्स दैट, कि वो इन्फ्लेशन में किस तरह क्रीप इन करता है। एंड सर, ऑल्सो हमने देखा कि रुपी जो है रिसेंटली थोड़ा सा वीक हुआ है इन कंपैरिजन टू द डॉलर। सो करेंसी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए 100 बेसिस पॉइंट्स इन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी माइट बी डिफिकल्ट। हाउएवर देर बेस्ड ऑन द रियल रेट्स अगर हम बात करें तो देर रिमेन्स अ रूम ऑफ 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स, जो कि इन कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी या अप टू दिसंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, तो ये मार्केट ने प्राइस इन किए हुए हैं जो फर्दर रेट कट्स हैं, या आपको लगता है कि अगर ये रेट कट्स होंगे तो मार्केट वही गेट वही? मार्केट ने टू सर्टेन एक्सटेंट प्राइस इन करा हुआ है। अगर हम बात करें, कल टी बिल का ऑक्शन भी हुआ है, जिसमें इजारा सुकूक का ऑक्शन भी हुआ है, एंड वी सॉ द फर्स्ट सिंगल डिजिट यील्ड इन इजारा सुकूक कट ऑफ, जो कि 9.99 पे आया है। तो टू सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से कि रेट कट हमने मार्केट ने प्राइस इन कर दिया। इट्स जस्ट अबाउट व्हेन, कि अभी 100 बेसिस पॉइंट्स 30th को होगा, या सितंबर में होगा, या फिर उसके बाद अक्टूबर में होगा, एंड सो ऑन। बट बट मुबशिर को डेफिनेट इनकम की मार्केट ने प्राइस इन किया है ना, जो अब GIS के ऑप्शन की बात करें, बट व्हाट अबाउट द इक्विटीज, इक्विटीज में भी प्राइस इन किया है, या अगर ये रेट कट्स होंगे तो एक रैली आ सकती है एक और? मेरा ख्याल है इक्विटी ने इसको प्राइस इन नहीं करा एज सच, और उसकी रैली इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है कोई प्रॉफिटेबिलिटी पे। बट अगेन ये खाली एक एंगल है जिसको आप कंसिडर करें इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी में रेट कट का इम्पैक्ट ऑन एक्सटर्नल अकाउंट, करेंसी, ये फैक्टर्स भी जो है प्ले आउट होते हैं, और उसका आउटलुक भी मैटर करता है, जिसकी पे मैं नेक्स्ट अगर उसको बात करें तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमारा करेंसी पे कितना प्रेशर पड़ रहा है,
हमारे करंट अकाउंट की आउटलुक क्या है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा, रेमिटेंसेस वर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट, जिसकी वजह से हमारा सरप्लस आया। अगर रेमिटेंसेस में वो ग्रोथ हम आगे नहीं देखते, और हमें लगता है कि ग्रोथ फ्रॉम दीज लेवल्स विल बी देयर, बट इट माइट नॉट बी 20-25% नहीं होगी, कम होगी, तो वो एक पोटेंशियली थोड़ा सा हमारे करंट अकाउंट बैलेंस पे प्रेशर आ सकता है, एंड वी माइट सी सम डेफिसिट इन करंट अकाउंट। तो अगर तो मैनेजेबल डेफिसिट रहता है, लेट्स से अप टू 2 बिलियन का, है। तो इतना कंसर्न नहीं होगा। बट डेफिनेटली रुपी कैन वीकन। अब वो तीनों चारों फैक्टर्स को साथ फिर देखना होता है, या मार्केट उस उन चारों फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट किस तरह आएगा। अगेन इन्फ्लेशन, हमें दिसंबर तक तो वी सी इट रिमेनिंग अंडर 7%, बट है। उसके बाद नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जाते हैं तो इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू इंच अप, लो बेस इफेक्ट आ रहा होगा, तो वो सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। है। तो एक फैक्टर टू लुक फॉरवर्ड टू आर रेट कट्स, बट व्हाट्स नेक्स्ट स्पेशली फॉर द केएमआई इंडेक्स जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स है। मैंने सुना है शायद फौजी फर्टिलाइजर भी शरिया कंप्लायंट होने जा रहा फौजी फर्टिलाइजर के जो कुछ रेशियोज होते हैं उसमें आपकी जो या जो नॉन कंप्लाइंट इनकम होती है, जो मेनली आपकी इन्वेस्टमेंट से आ रही होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, या इनके जो अस्करी बैंक की होल्डिंग है वहाँ से डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, उस रेशियो की वजह से नॉन कंप्लाइंट है। अगर तो इनकी वो इनकम का पोर्शन चेंज हो जाता है, लेट्स से इफ दे मूव टुवर्ड्स इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, या म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट डिराइव करें वो इस्लामिक फंड्स हो जाती है, देन मे बी पॉसिबल, बट एज ऑफ नाउ जो अकाउंट्स की बेस पे है, इट इज़ नॉन कंप्लाइंट। सर। अच्छा, अगर आप रिसेंट वीक की रैली चेक करें तो खाली फौजी फर्टिलाइजर ने नहीं पंप किया है, बाकी जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, फातमा फर्टिलाइजर, ईफर्ट, इनके पास भी काफी अच्छी प्राइस अप्रिसिएशन आई है। तो इसको आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ है कि अचानक से फर्टिलाइजर इतना पंप करना क्यों शुरू हो गया? फर्टिलाइजर में एक पोटेंशियल न्यूज़ ये है कि दे विल बी गिवन परमिशन टू एक्सपोर्ट। तो जैसे कि लोकली हमने देखा कि डिमांड या एग्री इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, और थोड़ा सा इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो एक्सपोर्ट विल एक्चुअली हेल्प देम। और एक्सपोर्ट और जो आप कहते हैं कि प्राइस पैरिटी है, उसमें मार्जिन अच्छा बन सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक पोटेंशियल है, अगर इनको एक्सपोर्ट की परमिशन अलाउ कर दी जाती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, और वही एंटिसिपेशन है जिसकी वजह से प्राइस परफॉर्मेंस आई है इन स्टॉक्स में। अच्छा, एक और फैक्टर अगर हम देखें जो KMI 30 में था, कि इस साल कैलेंडर ईयर से अगर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर हैज़ बीन अ लैगार्ड। और उसका मेन रीज़न ये है कि पिछले साल री रेटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट हुई थी, मेनली ऑन द न्यूज़ ऑफ सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस या उसकी रेजोल्यूशन हमने नहीं देखी है। वाइल एज पर द डिस्कशन, द बैंक्स इन्वॉल्व इन द रेजोल्यूशन, और जो सिंडिकेट बन रहा है उसमें काम चल रहा है, बट एनी न्यूज़ ऑन दैट विल प्रॉब्ली ड्राइव प्राइस परफॉर्मेंस इन दिस सेक्टर, और उससे आपको KMI 30 को फर्दर जो है काइंड ऑफ जो डिफरेंशियल हो गया था वो कवर अप हो सकता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू KC 100। है। और एक और बात मैं अपने इन्वेस्टर्स को बताता चाहिए कि जो KMI 30 इंडेक्स है, ये ज्यादा जो ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, ये ज्यादातर शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर ये सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की न्यूज आती है और एक्चुअली ये हो जाता है, तो शरिया कंप्लाइंट जो इंडेक्स है वो भी काफी कम कर सकता है। सही। टू सम इट अप, आपने थ्री हमारे फैक्टर्स बताए टू लुक फॉरवर्ड टू। नंबर वन इज के रेट कट्स आ सकते हैं। सही। नंबर टू इज के कुछ नॉन शरिया शेयर्स शरिया कंप्लायंट हो सकते हैं, और उस उनकी तरफ फिर जो फंड्स आ सकते हैं फ्रॉम शरिया कंप्लायंट फंड्स, जैसे आपने फौजी फर्टिलाइजर की बात की। जो थर्ड आपने बात डिस्कस की, जो थर्ड फैक्टर है, इट इज सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन। तो आर वी मिसिंग समथिंग और दैट्स ऑल? आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो ये आर सम ऑफ द फैक्टर्स। उसके अलावा डेफिनेटली क्योंकि रिजल्ट सीजन है, तो प्रॉफिट किस तरह आते हैं, अगेन शेयर्स हैव रैलीड क्वाइट अ बिट, तो मे भी थोड़ा सा एक ये पीरियड आएगा जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करेगी और जो रिजल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी। अगेन कुछ स्टॉक्स माइट लुक स्ट्रेच बिकॉज ट्रेलिंग मल्टीपल पे
वो एक्सपेंसिव लगेंगे। हाउएवर जो आपकी रिजल्ट या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट है डिमांड की वजह से, इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से, वो अपकमिंग क्वार्टर्स में नजर आएगी। तो आई थिंक डिमांड रिकवरी की वजह से आपके बाकी सेक्टर्स हो गए, जैसे सीमेंट हो गया, सिक्लिकल्स हो गए, दैट विल आल्सो कंटिन्यू टू परफॉर्म। टू सम इट अप आई वुड से ओवरऑल हमें देखना है कि एक तो रेट कट पे क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी साइड इज वन थिंग, आपकी एक्सटर्नल अकाउंट इज लिंक टू द रूपी एंड रेमिटेंस फ्लो और द करंट अकाउंट फैक्टर्स वो देखने हैं। उसके अलावा जो है हमारी डिमांड रिकवरी है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उसके अलावा जो सेक्टर स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, वो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन हो गई, या कोई फर्टिलाइजर में आपको एक्सपोर्ट की अप्रूवल्स की अगर जो चीज़ एक्चुअली मटेरियलाइज होती है, या कुछ शरिया कंप्लाइंट की चेंजेस होती हैं, तो वो हैं मेनली। सर अच्छा, द yes thing I want to discuss here अभी मेरे माइंड में है कि since you have worked with foreign investors in Tundra, तो ये जो foreigners ही नेट साइयर्स हैं इन आवर मार्केट, तो ये जो फॉरेन जो बड़े फंड्स हैं, इनका फ्लो कब आएगा टुवर्ड्स KSE 100 और KMI 30? फॉरेनर्स यूजुअली जो है मैक्रो सिचुएशन पे बेट करते हैं। हाउएवर जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, सो दे हैव चोजन टू बुक प्रॉफिट, रियलाइज गेन्स। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब मार्केट में काफ़ी डिस्ट्रेस था, तो देयर वर पीरियड जब फॉरेन इन्फ्लोज आता था, और वो कुछ टाइम बाद करेंसी स्टेबल थी, वो अच्छा गेन रियलाइज करके दे यूज टू एग्जिट। अभी भी प्रॉब्ली ये है कि करेंसी स्टेबल रही है एंड मार्केट हैज़ प्रोवाइडेड डिसेंट रिटर्न, तो वो गेन्स को रियलाइज करके एग्जिट करें। एंड डेफिनेटली ये जो आपके रिटर्न्स होते हैं, दे टुक इन एब्सोल्यूट डॉलर एडजस्टेड रिटर्न। तो बेस्ड ऑन द करेंसी आउटलुक एंड मैक्रो आउटलुक, दे कैन टेक अ पोजीशन अगेन। सर तो आप क्या समझते हैं, ये पोजीशन ले सकते हैं ये जो नेक्स्ट कैलेंडर के 6 मंथ्स रह गए, या अभी इतनी जल्दी फंड्स आने का कोई चांस है? मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज नहीं आएंगे, और सर मे बी जो है आपको अगेन डिपेंड्स, अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, कन्विंसिंग डेटा पॉइंट्स रहते हैं, और करेंसी स्टेबिलिटी पे एक व्यू बनता है, देन डेफिनेटली, अदरवाइज इट माइट टेक मोर देन 6 मंथ। फीपी लीपी में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ स्ट्रेटेजिक या कुछ सिग्निफिकेंट पोजीशन डाइवेस्ट हुई है, जैसे लेट्स से नेशनल फूड्स में फॉरेन सेलिंग रही है, पाकिस्तान टोबैको जैसी कंपनी है, उसमें मेजर होल्डिंग थी फॉरेनर की एक, वो डाइवेस्ट हुई है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स भी वो नंबर लगता है कि जनरल पोजीशन है, बट दीज आर लाइक ओल्ड पोजीशन जो कि अभी डाइवेस्ट हुई हैं ड्यू टू द मार्केट आउटलुक, और उसका इम्पैक्ट नेट आउटफ्लोज में आ रहा है। In this new format of weekly market wrap, we are introducing a new segment जिसमें हमने एक complex financial concept लेना है and we have to explain it to the common investor of Pakistan. This week we are going to discuss how tax credit works and how you can save taxes on your salary. तो मुबशिर, the floor is yours. आप बताएं मैं कैसे अपना टैक्स कम करूँ on my salary. बिल्कुल जैन, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जो सैलरीड क्लास है उसका टैक्स बर्डन हर साल बढ़ता रहता है, और डेफिनेटली इन रीसेंट पीरियड जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी और टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को काफ़ी इसका पिंच फील हुआ है। पेंशन फंड्स आर अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर टू पर रीजंस। एक तो आपको रिटायरमेंट सेविंग, आपकी टैक्स फ्री कंपाउंडिंग हो रही है, और दूसरा आपको 20% तक का टैक्स क्रेडिट हर साल मिल रहा है ऑन योर टैक्स लाइबिलिटी। हाउ इट वर्क्स कि आप अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल सैलरी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इनटू पेंशन फंड, और उस पेंशन फंड की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो 20% से कम हो जाती है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर हम एक मंथली सैलरी लें 3 लाख रुपए की, तो आपकी एनुअल टैक्सेबल सैलरी 3.6 मिलियन रुपीज की हो गई। टू क्लेम 20% टैक्स क्रेडिट, आपको 20% ऑफ योर टैक्सेबल सैलरी इन्वेस्ट करना होता है, जो कि 7,20,000 रुपये हो गए साल के, या फिर 60,000 पर मंथ हो गया। अब अगर मैं ये पूरे साल में ये इन्वेस्ट करता हूँ, तो आई एम एलिजिबल टू क्लेम 20% टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट माई एनुअल इनकम टैक्स। तो अगर 20% ऑफ माई इनकम टैक्स होगा, वो 95,000 के अराउंड बनता है। 95,000 को अगर मैं मंथली बेसिस पे देखूँ, तो 7,500 रुपये, 7,700 रुपीज़ बनते हैं, जो कि मुझे एक्स्ट्रा आप कहते डिस्पोजेबल इनकम हो गई,
या मैं उसको रिटर्न में काउंट करके मैं उसको री इन्वेस्ट करना चाहूँ और उसको हम्म, फ्यूचर कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। सही। तो अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो जो पैसे मेरे पे गवर्नमेंट के पास जाए थे जिसका मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था, बाय इन्वेस्टिंग इन अ पेंशन फंड वो पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। वो पैसे कम कटेंगे मेरी सैलरी से। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल, दैट इज करेक्ट। आप इसको दोनों तरीकों से देख सकते हैं कि एक वो 95,000 है, दैट इज ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ योर सैलरी। वो आपको हाँ। साल में एक्स्ट्रा मिल गई। अब वो आप उसको मंथली बेसिस पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, या आप साल के एंड में लास्ट क्वार्टर में एडजस्ट कर लें। दैट इज बिटवीन द एम्प्लॉयर, आप एचआर के थ्रू बात कर सकते हैं एंड गेट इट एडजस्टेड। Thank you so much, Mubashir, for taking out the time for Mahana's investors, ताकि आप उनको अप टू डेट रख सकें विद द मार्केट न्यूज़, और जो भी उनकी क्यूरीज हों वो आप आंसर कर सकें। फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम एक नया सेगमेंट लेंगे वेयर वी वुड बी आंसरिंग कॉमन क्यूरीज आस्क्ड बाय इन्वेस्टर्स। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी क्यूरीज हम यहाँ इस फॉर्मेट में आंसर करें, तो प्लीज ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स वेयर एवर यू सी दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज।